हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस तो आप 7th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है सर? 7th में क्या पढ़ा था? 7th 8th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 9th 10th में 2 वेरिएबल। तो 12th में कुछ तो नया होगा, इसमें हम 3 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका डिटर्मिनेंट के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है। इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या है? इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। चलिए, ये इससे बाहर की इंफॉर्मेशन है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। अब इसको लिखते कैसे हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपको पता ही होगा, उसमें क्या था? 2 वेरिएबल में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको एक चीज और पता होगी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नहीं पता तो पता चल जाएगा अभी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, then only you can find the value of all variables, otherwise it is not possible to find। समझ आया? मतलब अगर वेरिएबल और इक्वेशंस की नंबर जो है इक्वल होने चाहिए। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, मतलब यहाँ 3 वेरिएबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 इक्वेशंस। ऐसा नहीं है कि इसको आप 2 वेरिएबल को इससे आप 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट से, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं वो 2 वेरिएबल क्यों सिखाऊं? 3 वेरिएबल मैं करा देता हूँ, आप 2 वेरिएबल भी कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो चलिए, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन हो गए। अब यहाँ से मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिटर्मिनेंट को डाला कैसे गया, यूज कहाँ हो गया डिटर्मिनेंट। देखिए ध्यान से, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, तो आप एक चीज को ध्यान से देखिए जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ अब, वो ये कि a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, यहाँ हो गया x, y, z, और इधर हो गया d1, d2, d3। अब आप बोलेंगे कि इसको अपनी मर्जी से आपने ऐसे कैसे लिख दिया? देखिए, मर्जी से नहीं, मैट्रिक्स रूल को फॉलो करेगा ये पूरा। a1, x, b1, y, c1, z, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा? a1 इंटू एक्स, b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू z, एक एलिमेंट बन गया पूरा इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स d1। एग्जैक्टली a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। कर रहा है ना फॉलो? घुस गया ना मैट्रिक्स? अब क्या करेंगे हम? अब इसे मान लीजिए आप A मैट्रिक्स, ठीक, इसे A मैट्रिक्स मान लीजिए, इसे X मानिए और इसे B मानिए। ये ध्यान से सुनते जाइए, ये A मैट्रिक्स है, हमेशा स्टैंडर्ड नोटेशन कह रहा हूं, दिस इज A मैट्रिक्स, दिस इज X एंड दिस इज B। तो हमें क्या करना है? A X इक्वल टू B के साथ डील करना है। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? जो इसके अंदर है, X मैट्रिक्स के अंदर है। तो इसका यहां क्या काम? इसको तो उधर जाना चाहिए ना, भेज दीजिए उधर, है ना, A इनवर्स B। अब देखिए, अगर ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, क्योंकि A क्या है? 3 क्रॉस 3, A इनवर्स क्या होगा? 3 क्रॉस 3। B क्या है? 3 क्रॉस 1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा मल्टीप्लाई होके? 3 क्रॉस 1। और ये क्या है? x, ये 3 क्रॉस 1 है। इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, और इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का होगा। तो जो वैल्यू आएगी उसमें x इक्वल टू पहला, y इक्वल टू दूसरा, z इक्वल टू तीसरा एलिमेंट आ जाएगा और वैल्यू हो गई।
लेकिन ये देखने में इतना ही है बट इतना नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल से पहले बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आर द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में 3 पॉसिबिलिटी थी, क्या क्या, या तो वो दोनों पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, या तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, उसके बाद या फिर कोइंसिडेंट होंगे, एक के ऊपर एक होंगे। तो कितने पॉइंट्स कॉमन हुए, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हुए, तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं इसे प्लेन मान लीजिए, ये प्लेन है ना, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे करेगा है ना, वो क्या हो जाएगा XYZ, ठीक। उसके बाद पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा आपको। यहां पे भी 2 केस बनते हैं। कब, मैं अब इसमें से जो इसकी जब भी बात करूंगा तो A, X या B को ही उठाऊंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अगर B मैट्रिक्स 0 है तो वो होमोजीनियस है। अगर ये RHS D1 D2 D3 0 है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अगर B 0 है वो होमोजीनियस है, मतलब RHS खाली 0। B अगर नॉन 0 है मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है तो वो क्या होता है, नॉन होमोजीनियस, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं। होपफुली इतना आपने अगर कॉपी कर लिया है तो मैं इसे रब कर देता हूं और इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको नॉन होमोजीनियस बना दिया, इसको इससे मैं बाद में डील करता हूं, पहले उससे डील कर लेते हैं क्योंकि ये नॉर्मल केस है। अब यहां पे B जब 0 हो नहीं है तब मैं यहां लिख लेता हूं AX इक्वल टू B। तो ये एक डिटर्मिनेंट है, बना सकते हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आ सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो सकता है और डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 केस आते हैं, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें अभी मैंने समझाया था आपको यहाँ पे कि x इक्वल टू A इनवर्स B। अगर आप A इनवर्स कैलकुलेट करते हैं मतलब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको A इनवर्स के लिए, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ गया तो कैन यू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ A। सोचिए ध्यान से, सारे एलिमेंट तो इनफाइनाइट हो जाएंगे अगर नीचे 0 आ गया तो। इसीलिए A इक्वल टू 0 मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। इन केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इन केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहां पे अगर ये 0 नहीं आता है तब हम कह सकते हैं वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अगर A 0 नहीं आएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मॉड A 0 होगा तो एडजॉइंट ऑफ A into B does not equal to 0, adjoint of A into B is equal to 0, ठीक है। इसके बाद आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे ये इन दोनों केसेस को, उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे। एक केस में 0 यानी नल मैट्रिक्स आ सकता है, दूसरे केस में नल मैट्रिक्स आ सकता है और यहां नहीं आ सकता, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। यहां नहीं आ सकता, यहां आ सकता है। तो जहां पे नल मैट्रिक्स नहीं आएगा वो केस होगा नो सॉल्यूशन, ठीक। और जहां आ जाएगा वो केस होगा
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, और आपने ये पहले ही पढ़ रखा है कि जिस केस में सॉल्यूशन आता है 1 आए या इनफाइनाइट आए उसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और जहां पे सॉल्यूशन नहीं आता है उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक, ये क्लियर हो गया? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, इतने डिटेल में समझा दिया मैंने। अब चलते हैं यहां पे। अगर b 0 है मतलब कांस्टेंट 0 है तो दो केस होते हैं। ठीक, पहला, अगर मॉड a डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं है, और दूसरा कि वो 0 है। ठीक, हाँ, दूसरा वो 0 है। अब क्या होगा कि इस केस में जब वो 0 नहीं है तब एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, और कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक, और इसे बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, जब मॉड a मेरा 0 आ जाता है, इन दैट केस यहां पे आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, बस यही दो केस होता है। होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन की कोई जगह नहीं है। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन ये लेते हैं, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस पे मैं सिंपल क्वेश्चन भी ले सकता था, बट मुझे ये बताना था कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हालांकि 12th में आके बच्चों को आइडिया लग ही जाता है, ठीक है, बट मैंने ये लिया इससे इक्वेशन भी बन जाएगी और सॉल्व भी हो जाएगा, दोनों सेम केस हो जाएंगे। तो इस पहले इक्वेशन बना लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। सिंपल इक्वेशन लेता तो आपको ये इसमें हेल्प नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर का सम कितना है? 6। Twice the third number when added to the first number gives 7। मतलब थर्ड नंबर का ट्वाइस अगर फर्स्ट नंबर में ऐड करें तो 7 आएगा। चलिए, तो ऐसा करता हूं मैं कि तीनों नंबर्स को x, y, z ले लेता हूं। तो तीनों नंबर का सम कितना है? 6। ट्वाइस द थर्ड नंबर मतलब थर्ड नंबर का ट्वाइस अगर फर्स्ट नंबर में ऐड करो तो 7 आएगा। उसके बाद क्या है? ऑन एडिंग द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, मतलब सेकेंड और थर्ड नंबर में अगर फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स ऐड कर दूं तो 12 आएगा। फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स अगर ऐड कर दूं सेकेंड और थर्ड नंबर में तो 12 आएगा, है ना? अब देखिए ए मैट्रिक्स क्या होगा? ए मैट्रिक्स होगा 1 1 3 1 0 1। 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे y का टर्म है ही नहीं। 1 2 1 1 2 1। x क्या है? x y z। b क्या है? 6 7 12। ठीक, चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए हमें एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली मैं डायरेक्ट स्टेप अप करके x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी मतलब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स में कैसे निकालूंगा? ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेता हूं।
उससे भी पहले मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना चाहिए, पता तो चले कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस C2 के अलॉन्ग करूँगा तो -1, ये और ये चला गया 1 -6, 1 -6 क्या होगा, -5, ठीक, यहाँ 1 लिख देता हूँ। उसके बाद ये 0 ख़त्म, यहाँ -1 क्या होगा, इसको करिए, इसको हटाइए, 2 -1 1, ये क्या हो जाएगा 5 -1 मॉड A इक्वल टू 4, क्या लिखूंगा, हैंस A इज इन्वर्टिबल। अगर आपसे पूछा जाए A का एक मैट्रिक्स देखे कि A इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो सिंपल डिटर्मिनेंट निकालिए, एमसीक्यू में पूछा जाता है, डिटर्मिनेंट निकालिए, इफ इट इज नॉन जीरो तो इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए क्या करूंगा मैं, सिंपल पहले माइनर निकालूंगा, फिर क्वाड्रिलेटरल पे जो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल है उस पे वर्टेक्स पे साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका माइनर क्या होगा, देख लीजिए, 0 -2 -2, 1 का माइनर क्या होगा, 1 -1 0, उसके बाद 3 का क्या होगा, 2 -0 2, उसके बाद इस 1 का क्या होगा, इस 1 का होगा 1 -5 6 5, 1 -6 -5, उसके बाद 0 का क्या होगा, 1 -3 -2, इस 1 का क्या होगा, 2 -1 1, इस 1 का क्या होगा, इसे हटा दीजिए, 1 -0, इस 2 का क्या होगा, C2 और R2 और C3 को हटा दीजिए, 1 -3 -2, और लास्ट में इसका क्या होगा, 0 -1 -1। अब कोफैक्टर के लिए क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, इसका साइन चेंज कर देना, इसका साइन चेंज कर देना, 0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए 1/4 से डिवाइड करेंगे, और इसको मैं डायरेक्टली A इनवर्स लिख देता हूं फिर, है ना, क्योंकि स्पेस की कमी है। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो एडजॉइंट अंदर रहेगा, डिटर्मिनेंट बाहर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, -2 5 1 0 0 -2 2 2 -1 -1 -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1, ठीक है। दिस इज द A इनवर्स। अब आपका क्या है, क्वेश्चन क्या था, x इक्वल टू A इनवर्स B, मतलब A इनवर्स को यहाँ रखिए, -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1, इसको मल्टीप्लाई कहाँ करना था आपको, B से, 6 7 12 में, ठीक है। तो 1/4 यहाँ अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x y z तो है ही, है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, -2 × 6 कितना हो गया, -12, और 2 × 12 24, -12 0 तो 0 हो गया, -12 + 24 कितना हो गया, +12, खत्म। 5 × 6 30, -2 × 7 14 16 हुआ, देखिए ध्यान से, 5 × 6 30, 30 - 14 कितना हो गया, 16, 16 - 12 4, यहाँ पे देखिए 6 × 1 6, 7 × 2 14, 14 + 6 20, -12 8, अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, you'll get x y z as 3 1 2, so x equal to 3, y equal to
1 and z equal to 2. एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, बट मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया मैंने, और मैं नहीं बनाने का सोच रहा हूँ। अगर आपका मन है कि मैं बनाऊँ, वो भी अच्छा है और वो भी सही मेथड है, मुझे इससे आसान लगता है वो। ठीक है, अगर आपका मन है कि मैं बनाऊं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्रैमर लिख के कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज उस रूल का नाम है क्रैमर्स रूल। ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग है CRAMER, अगर आपको लगता है कि मैं इस रूल को से सॉल्व करने XYZ की वैल्यू निकालने के लिए इस रूल पे वीडियो बनाऊं, आप क्रैमर लिख के वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, चलिए देखता हूँ कितनों बच्चों को ये पसंद है, नहीं तो ये भी काफ़ी है, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताना था, इतना ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं NCERT का मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो लंबा बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस उसमें बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि 2 पार्ट में या 3 पार्ट में बनाऊँ मैं। ठीक है, एक पार्ट में सर्टेनली नॉट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।